अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेसिकली यहाँ से आप लोगों ने पढ़ना है एटियोलॉजी से लेके यहाँ तक। ये मेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी पूरा इन्होंने ये जो सारा बताया हुआ है ये सब वीडियो के थ्रू मेरी क्या कहते हैं पढ़ लेना। इन्होंने बेसिक वो बताया हुआ है, मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है आयरन का। उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या याद रखते हैं। सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है जो मैं बोलता रहूँगा वो नोट डाउन करती रहेगा कि बस ये याद रखना है हमने कि जो हमारा आयरन होता है, आयरन हमारी बॉडी में मेनली जितना भी आयरन होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 80% होता है आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, और बाकी जितना भी आयरन होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन या डिफरेंट एंजाइम्स लाइक योर कैटालेसिस एंड साइटोक्रोम्स। एंड होता क्या है, जो आयरन की स्टोरेज फॉर्म में, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट कर लें। आयरन की जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो स्टोरेज फॉर्म याद रखनी होगी। आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या होती है? फेरेटिन और हीमोसिड्रिन। फेरेटिन और हीमोसिड्रिन की फॉर्म में वो स्टोर होता है। ज़्यादातर फेरेटिन की फॉर्म में वो स्टोर होता है। हीमोसिड्रिन में वो कहाँ स्टोर होता है? जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस के अंदर जो आयरन स्टोर होता है वो यूजली हीमोसिड्रिन प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड हम उसको डिटेक्ट किस तरह करते हैं? हम प्रूशियन ब्लू स्टेन के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आयरन इन द हीमोसिड्रिन इज केमिकली रिएक्टिव एंड टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू पोटेशियम फेरोसाइनेट विच इज द बेसिस फॉर द प्रूशियन ब्लू स्टेन। प्रूशियन ब्लू स्टेन में यही होता है कि जो हीमोसिड्रिन जो कि बेसिकली मैक्रोफेज में होता है, आयरन जो होता है उसको हम प्रूशियन ब्लू स्टेन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। मेन जो चीज़ मैंने बताई है इस पेज से वो जो याद रखनी है कि तुम्हारा जितना भी आयरन होता है बॉडी में 80% इज इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, बाकी 20% इज इन फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन एंड जो डिफरेंट एंजाइम्स लाइक योर कैटालेसिस एंड साइटोक्रोम। स्टोरेज फॉर्म आयरन की क्या है? फेरेटिन है, हीमोसिड्रिन है। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है आयरन की? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिससे वो बाइंड करके जब वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट प्लाज्मा में और डिफरेंट बॉडी की जगहों पर, वो है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट कराती है प्लाज्मा में। और आयरन स्टोरेज प्रोटीन्स क्या है? फेरेटिन है और हीमोसिड्रिन है। आगे अगर हम चलें, आयरन की एब्जॉर्प्शन क्या होती है? आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है डुओडेनम में। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करती है? ये बेसिकली देखा गया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन अनदर प्रोटीन विच इज़ नोन एज हेप्सिडिन। हेप्सिडिन भी लिवर सिक्रीट कराते हैं। जितनी ज़्यादा हेप्सिडिन होगी उतनी कम आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी, जितनी कम हेप्सिडिन होगी उतनी ज़्यादा आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी। एंड ये पता होना चाहिए कि आयरन का जो लॉस होता है वो किसी एक्सक्रीशन वगैरह के थ्रू नहीं होता। आयरन एक दफ़ा बॉडी में आ गया तो बस वो लॉस किस तरह होगा? जो 1 to 2 मिलीग्राम लॉस होता है आयरन का ईच डे, इट इज़ डन थ्रू द शेडिंग ऑफ द म्यूकोजल एंड स्किन एपिथेलियल सेल्स। इफ़ द आयरन स्टोर इंक्रीजेस, यानी अगर तो फेरेटिन और हीमोसिड्रिन के लेवल्स बढ़ जाएं तो जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी वो कम हो जाएगी। जब आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो होगा क्या कि डुओडेनम के अंदर ही वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन डुओडेनम के अंदर ही वो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड एज रिजल्ट इवेंचुअली वो शेडिंग ऑफ द म्यूकोजल सेल्स के थ्रू या शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स और डुओडेनम के थ्रू वो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी से निकल जाएगा। ये पूरा आयरन का मैकेनिज्म होता है। और एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करती है? हेप्सिडिन पे डिपेंड करती है। तो जब मैंने डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम बताया मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। जो पूरी यहाँ से लेके इस पेज तक की जो कहानी थी वो ये थी कि जो आयरन है 80% हीमोग्लोबिन, 20% माइग्लोबिन एंड एंजाइम्स में कैटलेस एंड साइटोक्रोम्स। स्टोरेज फॉर्म इज फेरेटिन एंड हीमोसिड्रिन एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म इज योर ट्रांसफेरिन। एंड आपकी डुओडेनम में एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ हेप्सिडिन। हेप्सिडिन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी। हेप्सिडिन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो स्टोर हो जाता है किस में? आपकी उसमें फेरेटिन या हीमोसिड्रिन में, या अगर उसने ट्रांसपोर्ट होने होते तो वो ट्रांसफेरिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ट्रांसफेरिन के अंदर भी इसको कौन लेके जाता है? सेलुलर प्लाज्मिन एक प्रोटीन जो कि उसको ट्रांसफेरिन के अंदर बाइंड कराती है आयरन को ऑक्सीडाइज करके। ये ना भी पता हो तो खैर है। तो इस तरह ट्रांसफेरिंग के थ्रू उसकी पूरी ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है। और ये सारा मैंने बता दिया कि 1 to 2 मिलीग्राम लॉस्ट ईच डे थ्रू योर शेडिंग ऑफ म्यूकोजस के एपिथेलियल सेल्स। हेप्सिडिन के हम कुछ अगर पढ़ लें तो ये देखा गया कि जितना ज़्यादा हेप्सिडिन होगा उतने ज़्यादा चांस हैं एनीमिया के, क्योंकि इंक्रीज हेप्सिडिन प्रोडक्शन विल लीड टू, इट्स ऑल्सो सीन एनीमिया ऑफ, क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी ये होता है कि ज़्यादा हेप्सिडिन होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, एज रिजल्ट आयरन के लेवल्स कम हो सकते हैं। एंड ये देखा गया कि अगर तो हेप्सिडिन के लेवल कम होने लग जाए तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगी जो कि हमको प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में मिलता है। हीमोक्रोमेटोसिस में ये होता है कि सिस्टेमिक आयरन ओवरलोड की वजह से ज़्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है क्योंकि हेप्सिडिन कम बन रही होती है। खैर, अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, एटियोलॉजी। देखिए, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 4 वजहों से होती है। वो 4 वजहें कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो डाइटरी लैक हो आयरन का, या इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो आयरन की, या इंक्रीज रिक्वायरमेंट हो आयरन की, या क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा हो। अब कौन से ऐसे वो हैं? अच्छा, 7 to 10 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट है मेल्स की, और जो फीमेल्स है, फीमेल्स में रिक्वायरमेंट आयरन की ज़्यादा होती है, 7 to 20 मिलीग्राम होती है। फीमेल में हमें पता है क्यों होती है? फीमेल में इसलिए होती है क्योंकि फीमेल में ज़्यादातर ब्लड लॉस हो रहा होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ब्लड लॉस हो रहा होता है, इसलिए फीमेल को आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड हम पढ़ेंगे कि ज़्यादातर जो हमें केसेस में मिलते हैं उसमें ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं में होता है। अराउंड 60 to 70% ऑफ टाइम आयरन डेफिशिएंसी नहीं में सीन इन फीमेल्स।
और ये उन्होंने दिखाया हुआ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। एब्सकॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स इन द डाइट। वेरस कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को। लैनेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्सीडेट्स और फॉस्फेट्स हो गए। अब हम पहला फैक्टर पढ़ते हैं कि डाइटरी लैक की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। कौन कौन से इंडिविजुअल्स में डाइटरी लैक हो सकती है जो कि एमसीक्यूज़ में पूछी भी जा सकती है। इन्फेंट्स में आयरन की लैक क्यों होती है? क्योंकि इन्फेंट्स की मेन डाइट होती क्या है? ब्रेस्ट मिल्क होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उनको ये कहते हैं वही डाइट होती है उनकी, और ब्रेस्ट मिल्क में आयरन के लेवल्स कम होते हैं, इसलिए देर इज़ अ चांस कि इन्फेंट्स में ड्यू टू डाइटरी लैक आयरन डेफिशिएंसी नहीं में वो हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। जो इम्पोवरिश्ड यानी जो मेल नरिश्ड आते हैं उनमें ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओल्डर एडल्ट्स में क्या कहते हैं क्यों आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकते? ड्यू टू देयर रिस्ट्रिक्टेड डाइट। और टीनेजर्स में क्यों? टीनेजर्स और इन्फेंट से ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है। टीनेजर्स में क्यों हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी में? क्योंकि टीनेजर्स हमें पता है ज़्यादातर जंक फूड, टीनेजर्स क्या इवन हम लोग अभी इस एज में भी ज़्यादातर क्या खा रहे होते हैं? हम लोग जंक फूड्स खा रहे होते हैं, तो हमको भी आयरन डेफिशिएंसी में हो सकता है। कौन सी स्टेजेस हैं जिनकी वजह से इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगी? अगर तो किसी इंडिविजुअल को स्प्रू हो या स्टेटोरिया हो या क्रॉनिक डायरिया हो या गैस्ट्रेक्टमी भी हुई हो, इन इंडिविजुअल्स में भी इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होती है। गैस्ट्रेक्टमी क्यों एब्जॉर्प्शन को कम करती है? क्योंकि ये देखा गया कि जैसी गैस्ट्रेक्टमी होगी एज ए रिजल्ट एसिड के लेवल्स कम हो जाएंगे एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड एसिडिटी इन द प्रोक्सिमल डुओडेनम जहाँ पर आयरन की एब्जॉर्प्शन हो रही थी। ड्यू टू डिक्रीज एसिडिटी आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होगी। अगर तो एसिडिटी ज़्यादा होती है उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट, इसमें कौन से हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनको इंक्रीज रिक्वायरमेंट है आयरन की? योर ग्रोइंग इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, adolescents and pre-menopausal women and those women who are pregnant. And last is your chronic blood loss. chronic blood loss ज़्यादातर हायर इनकम या हाई सोसाइटी लोगों में देखा जाता है। कि किस तरह chronic blood loss हो सकता है? एक्सटर्नल हेमरेज की वजह से या ड्यू टू ब्लीडिंग इन योर GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट विच कैन डिप्लीट आयरन रिजर्व। पैथोजेनेसिस क्या देखी गई है आयरन डेफिशिएंसी में? बेसिकली ये कि देयर इज आयरन की डेफिशिएंसी हो गई एज ए रिजल्ट इनएडिक्वेट हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है। ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, ये वाली फिगर कभी कभी ऑस्पी में आ जाती है, इस फिगर को अच्छे से देख लेना है। मेन क्या होता है जो आयरन के स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, फेरेटिन हीमोसिस्टीन के लेवल्स कम होने लग जाते हैं। इनिशियली क्या होता है कि जब वो कम हो रहे होते हैं तो एज ए रिजल्ट वो कराते हैं क्या है कि इनिशियली जो हमारी बोन मैरो होते हैं वहाँ पे इंक्रीज्ड एरिथ्रॉइड एक्टिविटी कराते हैं। लेकिन एनीमिया कब डेवलप होता है? एनीमिया तब डेवलप होता है जब फेरेटिन और हीमोसिस्टीन के लेवल काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट कर जाएँ, ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे जब डिप्लीट हो जाए, जब वो काफ़ी सारे डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर एनीमिया होने लग जाता है। और सीरम आयरन, फेरेटिन, ट्रांसफेरेंट सबके लेवल्स वो क्या कहते हैं वो भी या तो लोअर हो सकते हैं या डिफरेंट लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। खैर मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि फेरेटिन और हीमोसिस्टीन के लेवल से डिप्लीट हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी याद करनी है कि बोन मैरो में माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज इन एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स नजर आएगा। एब्सेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन इन मैक्रोफेजेस, मैंने जो पीछे चीज़ बताई थी कि मैक्रोफेज में हीमोसिस्टीन होती है तो प्रूशियम ब्लू के थ्रू स्टेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी नहीं में हो गया तो हीमोसिस्टीन के लेवल डिप्लीट हो गए। हीमोसिस्टीन इज जो स्टोरेज फॉर्म, हीमोसिस्टीन के लेवल डिप्लीट हो गए तो इसकी वजह से एब्सेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन इन मैक्रोफेज, वो प्रूशियम ब्लू स्टेन हमको नहीं मिलेगा। अब जो ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर से लेके यहाँ तक जो चीज़ बताई है ना, इसको अच्छे से गोल के पीछे ले जाना है क्योंकि ये चीज़ ऐसे क्यों में पूछी जाती हैं और कभी कभी इन्हीं के थ्रू केस को डायग्नोस करना होता है। आयरन डेफिशिएंसी नहीं में याद रखना होगा कि पेरिफेरल ब्लड स्पेन में हमको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा। और होगा क्या कि जो हमको रेड सेल्स मिलेंगे उनके दरमियान जो सेंट्रल जोन ऑफ पैलर होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। एज वी कैन सी है कि सेंट्रल जोन ऑफ पैलर इज़ इन लार्ज, कितना ज़्यादा सेंट्रल जोन ऑफ पैलर, ये सेंटर में सफ़ेद सफ़ेद जो सेंट्रल जोन ऑफ पैलर नज़र आ रहा है बहुत इन लार्ज नज़र आ रहा है। नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल रेड सेल्स होते हैं उनमें सफिशिएंट हीमोग्लोबिन होती है, एज ए रिजल्ट उनका जो जोन ऑफ सेंट्रल पैलर होता है वो अबाउट 1/3 ऑफ द सेल डायमीटर होता है। जिस तरह उन्हें कुछ यहाँ ये नॉर्मल सेल दिखाए हुए, ये नॉर्मल सेल है, ये देखो इसका जो जोन ऑफ पैलर है बहुत छोटू सा है, 1/3 ऑफ द नॉर्मल सेल है। वेयर एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि जो जोन ऑफ पैलर है दैट इज इन लार्ज क्योंकि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हो गई एंड हीमोग्लोबिन इज ओनली सीन इन द क्या कहते हैं नैरो पेरिफेरल रिम। एज वी कैन सी और है ये जितने भी हमारे पास सेल्स नजर आ रहे हैं इनका सेंट्रल और जोन ऑफ पैलर बहुत ज़्यादा इन लार्ज हुआ है। पोइक्यूलोसाइटोसिस चेंज ऑफ शेप क्या मिलता है कि इलोंगेटेड रेड सेल्स, पेंसिल सेल्स याद रख लेते हैं, पेंसिल सेल्स हमको मिलते हैं। हमको ये एक पेंसिल सेल, ये दूसरा पेंसिल सेल दिखाया हुआ भी है। तो मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, ये याद रख लेना है। सेंट्रल जोन ऑफ पैलर इंक्रीज मिलेगा, इनलार्ज मिलेगा, ये याद रख लेना है। एंड पेंसिल सेल्स हमको मिलेंगे, ये याद रख लेना है। ये तीन चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स एक तो डिपेंड अपॉन कि किस वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमको मिलते हैं, कोइलोनीशिया, एलोपीशिया, एट्रोफिक चेंजेस इन योर टंग एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल मेल एब्जॉर्प्शन,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब आयरन डिप्लीट होने लग जाते हैं तो पाइका के सिम्टम्स आते हैं। पीका या पाइका, वट इज़ पीका? पाइका इट इज़ बेसिकली कि क्रेविंग होने लग जाती है नॉन फूड स्टफ्स की, जिस तरह क्ले की क्रेविंग होने लग जाती है, या डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक योर फ्लावर, या पीरियोडिकली दोज इंडिविजुअल्स मूव देयर लिम्स ड्यूरिंग स्लीप। और ये भी देखा गया कि आइस की बहुत क्रेविंग होने लग जाती है, लोगों को बर्फ़ खाने का बहुत वही क्रेविंग होने लग जाती है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखी जाती है। साथ में हमको ईसोफेजियल वेब्स की फॉर्मेशन और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भी मिल सकता है। मेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस किस तरह करते हैं? लेबोरेटरी के थ्रू डायग्नोस करते हैं। लेबोरेटरी में क्या नजर आएगा? हीमोग्लोबिन के लेवल बहुत कम मिलेंगे, हीमेटोक्रिट के लेवल बहुत कम मिलेंगे, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटोसिस नज़र आ रहा होगा, मॉडेस्ट पोइकिलोसाइटोसिस के वही हमको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के थ्रू आपके वही जो होते हैं क्या कहते हैं पेंसिल सेल्स नज़र आ रहे होंगे। सीरम आयरन के लेवल कम होंगे, सीरम फेरेटिन के लेवल कम होंगे, लेकिन टोटल प्लाज्मा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो वो हाई होगी। ट्रांसफेरिन के लेवल रखना है कि एलिवेटेड होंगे, लेकिन आयरन और फेरेटिन के लेवल कम होंगे। रिड्यूस आयरन स्टोर्स तो इनहिबिट हेप्सिडिन सिंथेसिस, एज ए रिजल्ट देयर इज सीरम लेवल फॉल इन हेप्सिडिन के लेवल भी कम मिलेंगे। और उनको ट्रीट किस तरह करते हैं कि अगर ओरल आयरन के सप्लीमेंट्स दें, दे कैन इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट्स इन अबाउट 5 to 7 days, फॉलोड बाय स्टडी इंक्रीज इन द ब्लड काउंट्स एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रेड सेल इंडिसेस। तो ये कभी कभी उसकी पूछने को आ जाता है कि आप डायग्नोस किस तरह करेंगे। तो डायग्नोसिस में एक तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का बताना है कि इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और पोइकिलोसाइटोसिस, और लेबोरेटरी का बता देना है। लेबोरेटरी में बता देना है कि हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, फेरेटिन कम मिलेगा, हीमोसिड्रिन कम मिलेगा, लेकिन ट्रांसफेरिन जो है वो बड़ा मिलेगा और हेप्सिडिन भी कम मिलेगा। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड योर आपकी क्या कहते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एंड जो क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं कि एट्रोफिक ग्लोसाइटिस कोई नीचे पीछे, इसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। तो आई होप ईजिली समझ आ गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि मेन जो चीज़ आती है ना वो मैंने बता दिया कि मेन जो चीज़ें आती हैं एमसीक्यू से रिलेटेड भी इससे आगे सारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कहानी शुरू होती है यहाँ तक। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप ईजी समझ आ गया हो एंड थैंक यू।